गुड इवनिंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्ड, सोना। देखिए ऐसा है कि कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन लेवल की जो बच्चा तैयारी करता है उसमें जीएस के पेपर में कहां से किस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जीएस जो है उसका विस्तार कहां तक है इसकी कोई सीमा नहीं। जितना आप पढ़िए उतना ही कम है। जनरल स्टडी को जितना आप पढ़िए उतना ही कम है। तो आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड। गोल्ड का ऑरिजिन कहां से हुआ, गोल्ड ऑरिजिन कहां से हुआ, सबसे पहले गोल्ड को किसने यूज किया और गोल्ड की कीमत क्या है आज के समय में, गोल्ड कितना वैल्यूएबल है, कितना कीमती है, आज इस बारे में हम चर्चा करेंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि गोल्ड जो है उसकी रिफाइनरी हमारे भारत देश में कहां कहां है और गोल्ड जो है हमारे भारत देश में कहां कहां पाया जाता है। आखिर दुबई में गोल्ड इतना सस्ता क्यों है, ये सारी चीजें। अमेरिका में गोल्ड किस कैरेट में बनता है, यूरोप में किस कैरेट में बनता है, इंडिया में गोल्ड की किस कैरेट में बनाया जाता है, इसके ज्वेलरी जो आभूषण वगैरह जो होते हैं किस कैरेट में बनाए जाते हैं। तो आइए बात करते हैं गोल्ड। हमारा पहला टॉपिक है आज का गोल्ड। तो यहां मैं गोल्ड लिख रहा हूं। देखिए गोल्ड की अगर हम बात करें ना, तो अगर हम वैज्ञानिक आधार पर देखें तो वैज्ञानिक आधार पर अगर हम देखें साइंटिफिक रीजन के अकॉर्डिंग, तो गोल्ड हमारे अर्थ क्रस्ट में नहीं बना है। ये हमारे अर्थ क्रस्ट में नहीं बना है, हमारे पृथ्वी पर नहीं बना है। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि जो गोल्ड है वो स्पेस में बना है। स्पेस में कहां पे, स्पेस यानी कि ब्रह्मांड में, अर्थ के ऊपर स्पेस में। तो स्पेस की अगर हम बात करें तो गोल्ड को समझने के लिए अगर हम वैज्ञानिक आधार पर देखें साइंटिफिक रीजन पे, तो हमें स्पेस में जाना पड़ेगा। स्पेस में क्या होता है, आपको जो तारे दिखते हैं ना, आपको जो तारे दिखते हैं, तारे हमारे किस चीज के बने हैं। सबसे पहली चीज, तारे हमारे बने हैं हाइड्रोजन के। तारे जो बने हैं हाइड्रोजन के बने हैं। भाई ब्रह्मांड में हाइड्रोजन बहुत बड़ी तादाद में है, बहुत बड़ी मात्रा में है, बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है और बहुत से हाइड्रोजन का एक समझ लीजिए एक बादल का समूह, हाइड्रोजन के बादल का समूह हो, बादल हो, हाइड्रोजन एक बादल के रूप में हो और वो हाइड्रोजन स्पेस में एक और क्रिएट करता है। और क्या है, और एक रॉ मटेरियल होता है, और वो क्रिएट करता है हाइड्रोजन। और इस ओर के एटम्स में, सपोज दैट मान लीजिए ये ओर है, एक ये ओर है हाइड्रोजन का, एक ये ओर है। इन दोनों ओर के एटम्स में, इसका एटम्स हमने लिया, एटम्स लिया। अब इनके एटम्स में क्या होगा, एटम्स में इनके क्या मौजूद है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मौजूद है। अब इनके एटम्स आपस में जब न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं, इनके एटम्स जब आपस में न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं, किसके, हाइड्रोजन के ओर के एटम जो होता है, और जो होता है आपस में न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं। जब हाइड्रोजन और बन जाता है तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप हो जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप हो जाता है। हाइड्रोजन, कई सारे हाइड्रोजन का समूह, एक बादल जैसा हाइड्रोजन का समूह जो ब्रह्मांड में है किस जगह पर, वो उसी से तारे बने हैं। और यही हाइड्रोजन और जब क्रिएट करता है, और बनता है, एक रॉ मटेरियल होता है ये, और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होता है। और जब दो और के बीच में, एटम्स के बीच में न्यूक्लियर रिएक्शन होगा और बहुत से और बनते हैं, तो उनके बीच में जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है। तो जब और के एटम में न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब और बनता है, हाइड्रोजन जब और बनता है तो इस और में न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। अब आसमान में जो आपको तारे टिमटिमाते दिखते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं, वो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है और न्यूक्लियर रिएक्शन से एनर्जी रिलीज हो रही है, लाइट के रूप में, हीट के रूप में। तो इसीलिए आसमान में तारे जो होते हैं वो हमें चमकते दिखाई देते हैं।
तो एनर्जी जब रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी रिलीज करते करते मिलियंस ईयर से ये न्यूक्लियर रिएक्शन चलता रहता है, मिलियन ऑफ ईयर्स से ये न्यूक्लियर रिएक्शन चलता रहता है और एनर्जी रिलीज होती रहती है। और इसी एनर्जी रिलीज के दौरान हमारा हाइड्रोजन जो होता है कुछ मेटल क्रिएट करता है, जैसे कि क्या, कुछ हैवियर मेटल में, जैसे कि कार्बन आपका हो गया, हीलियम हो गया, आयरन हो गया, आयरन आपका हो गया, निकेल हो गया। तो आपके ये हैवियर मेटल्स जो हैं ये क्रिएट होते हैं जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। एक समय आने पर किसी भी स्टार के हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन एक तरीके से स्टार का फ्यूल होता है, मतलब हाइड्रोजन ही खत्म हो जाता है, हाइड्रोजन खत्म होने की कगार पर होता है, किसी भी तारे का हाइड्रोजन खत्म होने की कगार पे होता है। तो जब खत्म होने की कगार पे होता है तो ये जो ओर बना था, ये ओर जब खत्म होने वाला होता है, हाइड्रोजन फ्यूल जब तारे का खत्म होने वाला होता है, तो ये ओर सिकुड़ जाता है, सिकुड़ करके बिल्कुल, अभी ये बड़ा दिख रहा है, बिल्कुल इतना हो जाएगा, इतना सा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा और सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने के बाद अचानक एक इंजेक्शन होता है इसमें, इंजेक्शन होने से ये फिर से बड़ा होता है और बड़ा होते ही ये एक्सप्लोड कर जाता है, एक्सप्लोजिव हो जाता है इसमें। एक्सप्लोजिव का मतलब इसमें विस्फोट हो जाता है और इस विस्फोट के होने से हमारा एक तारा और बनता है जिसे हम कहते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा, जब सुपरनोवा बना, एक्सप्लोजिव इतना तेज होता है, एक्सप्लोजन इतना तेज होता है कि सुपरनोवा बनता है। सुपरनोवा ही बनते समय आपका क्या होता है कि जितने विस्फोट होने से, एक्सप्लोजिव होने, जितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इसमें सब आपस में मिक्स हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मिक्स होने से, सपोज इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है माइनस, प्रोटॉन का क्या होता है प्लस, ये प्रोटॉन आपका हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लस माइनस आपस में मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, न्यूट्रॉन बनता है, हमारा न्यूट्रॉन बनता है, एन बनता है, न्यूट्रॉन बनता है। और न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है किसमें, हैवियर आयरन मेटल्स में। न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है इसी में, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्रुप ऑफ आयरन एलिमेंट में, ग्रुप ऑफ आयरन एलिमेंट में कन्वर्ट होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब एक्सप्लोजन होता है, जब विस्फोट होता है तो सुपरनोवा बनता है। क्या बनता है, सुपरनोवा। सुपरनोवा, अब ये सुपरनोवा जो है, ये सुपरनोवा जो बन रहा है, इसमें आपके ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब मिक्स हो जाते हैं तो न्यूट्रॉन बनता है। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन में आपका इलेक्ट्रिकली चार्ज ये नहीं होता है, और न्यूट्रॉन जब इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है तो ये जितने भी न्यूट्रॉन जो है, इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है, जितने भी न्यूट्रॉन कैप्चर करता जाता है और इसमें न्यूट्रॉन आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे और न्यूट्रॉन जुड़ जाएंगे, न्यूट्रॉन इससे और जुड़ेंगे और ज्यादा जुड़ेंगे, तो इसका मास डेवलप करता है। और जब इसमें मास डेवलप होता है तो ये बहुत से हैवियर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम, जैसे कि ले लीजिए आप गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड, सिल्वर, लेड, इस तरीके से ये मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था आपका साइंटिफिक मेथड गोल्ड के मैन्युफैक्चर होने का, गोल्ड के ऑरिजिन का साइंटिफिक मेथड आपका ये था। एक साइंटिफिक मेथड और है, मैं अगर आपको बताऊं कि आप, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो हम खदानों से या माइंस से जो गोल्ड निकाल रहे हैं वो एक समय आने पर खत्म हो जाएगा, एक समय आने पर हमें गोल्ड मिलेगा नहीं। तो क्या भविष्य में हम इसको किसी साइंटिफिक मेथड से हम बना सकते हैं, क्या इंसान बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस वही है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे एक ग्राम गोल्ड को बनाने में, मिलियंस ऑफ ईयर। उसका प्रोसेस ये होता है पार्टिकल एक्सेलरेटर। ये एक मशीन है जिसके जरिए आप गोल्ड तो बना सकते हैं, लेकिन 1 ग्राम गोल्ड बनाने में आपको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे, मिलियंस ऑफ ईयर। 1 ग्राम गोल्ड बनाने में आपको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि गोल्ड को हम कम से कम निकालें ताकि गोल्ड हमारा बना रहे, उसका कंजप्शन हम कम करें। तो ये था आपका साइंटिफिक मेथड। अब हम दूसरी बात करते हैं। सबसे पहली बात जो ये है कि गोल्ड को सबसे पहले किसने यूज किया, गोल्ड को
सोने को सबसे पहले किसने यूज किया? तो सबसे पहले आपके इजिप्ट जो हमारा मिस्र है, मिस्र जो है सबसे पहले मिस्र वासियों ने गोल्ड को यूज करना स्टार्ट किया। गोल्ड उन्हीं ने ढूंढा, गोल्ड निकाला मिस्र वासियों ने। गोल्ड सबसे पहले मिस्र वासियों ने, इजिप्ट ने खोजा। मिस्र की सभ्यता में गोल्ड का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सबसे पहले मिस्र की सभ्यता ने ही गोल्ड के आभूषण बनाना सीखा था। आज से 5 मिलियन ईयर पहले एगो, ठीक है ना। तो 5 मिलियन ईयर एगो पहले मिस्र ने सबसे पहले गोल्ड की ज्वेलरी बनाना सीखा। मिस्र में उस समय गोल्ड पाया जाता, इजिप्ट में। मिस्र की सभ्यता में यह भी एक चीज है कि जब इतना यहां पर गोल्ड था कि लोग एक दासियां जो होते हैं, जो नौकर होते हैं, वो तक सोने और चांदी के, सोने के आभूषण पहनते थे। और मिस्र की सभ्यता में यह भी कहा जाता है कि जब कोई भी मर जाता, जैसे दासी मर गए या राजा मर गए, तो उनके दासी मरने के बाद उनकी जो कब्र होती, तो ताबूत होता था, उसमें उनके सोने चांदी के आभूषण जो वो लोग पहनते थे उसके साथ ही उनको दफनाया जाता था, ताकि वो लोग स्वर्ग में उनका भोग उठा सके। मतलब स्वर्ग में भी वो लोग जहां जा रहे हैं वहां पर वो पहने सोना चांदी। तो एक तरीके की एक अंधविश्वास की धारणा थी, और यही अंधविश्वास की धारणा मिस्र की सभ्यता का पतन बनी। मिस्र की सभ्यता का पतन कैसे बनी? मिस्र की सभ्यता का पतन कैसे बनी ये धारणा? क्योंकि मिस्र में जो करेंसी थी, मिस्र की जो करेंसी थी वो गोल्ड ही थी। वहां कोई रुपया सिक्का नहीं चलता, था, कोई वो नहीं था। यहां पर जो बार्टर सिस्टम होता था, विनिमय सिस्टम होता था, वो गोल्ड के द्वारा होता था। गोल्ड को एक तरीके से मान लीजिए अब वहां की करेंसी थी मिस्र की। और अब क्या यहां पर है, यहां पर मिस्र जो गोल्ड करेंसी चलती थी, तो इसमें राजा महाराजा जब मर जाते तो जो राजा महाराजाओं के जो ताबूत होते थे वो भी सोने के बनवाए जाते थे, उनको भी उसमें दफनाया जाता था। ये कॉन्सेप्ट था। तो मिस्र में सबसे पहले आपका गोल्ड से ज्वेलरी बनाना स्टार्ट हुआ। तो मैंने आपको बताया कि मिस्रवासी जो थे उन्होंने सबसे पहले सोने का उपयोग करना स्टार्ट किया। 5 मिलियन ईयर एगो पहले सोने के आभूषण बनाना स्टार्ट किए। लेकिन मिस्र की सभ्यता का जो पतन था, मिस्र की सभ्यता का पतन आपका स्टार्ट हो गया यहां से। मिस्र की सभ्यता का पतन आपका स्टार्ट हो गया। मिस्र की सभ्यता का पतन स्टार्ट हो गया 945 ईसा पूर्व, यानी कि 945 ईसा पूर्व में मिस्र की सभ्यता का पतन स्टार्ट हो गया। क्यों हो गया? इसका कारण क्या था, इसके बारे में जानिए। भाई मिस्र की सभ्यता का पतन इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि देखिए, मिस्र में सोना था, मिस्र में गोल्ड था। और गोल्ड, जब दुनिया को ये पता चलता है ना कि मिस्र में या किसी अदर कंट्री में बहुत एक बहुमूल्य धातु है या गोल्ड है, तो दुनिया उसकी तरफ खिंचती है और दूसरे जो कंट्री हैं वो उसकी तरफ भागते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, मिस्र की सभ्यता का पतन का कारण क्या था कि एक हमारा यूरोप और अरब के पास गोल्ड बिल्कुल नहीं था। यूरोप और अरब देशों के पास गोल्ड बिल्कुल नहीं था। तो यूरोप और अरब देशों ने मिलकर के मिस्र पर कब्जा करना स्टार्ट किया। तो मिस्र इस समय 945 में मिस्र गुलाम हो गया, यूरोप का गुलाम हो गया, मिस्र गुलाम हो गया। पहली बार मिस्र गुलाम हुआ है। मिस्र जो है आपका पहली बार गुलाम हुआ है 945 ईसा पूर्व, गुलाम हो गया, मिस्र गुलाम हो गया यूरोप से। अब यहां पर गुलाम तो हो गया, लेकिन यूरोप जो है, यहां पर यूरोप में बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए। यूरोप साइंटिस्टों का कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो यूरोप ने यह सोचा कि हम इस तरह से अगर हम सोना लेंगे किसी अदर कंट्री से, तो कैसे काम चलेगा? किसी का लूट करके हम सोना ले आए, या हम किसी और कंट्री को लूट लें, सोना ले आए उसका जबरदस्ती, तो ये ठीक नहीं है। तो यूरोप ने यह सोचा कि चलो हम सोना खुद बनाते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। अब यूरोप ने क्या किया? यूरोप में जितने एल्केमिस्ट थे, रसायन शास्त्री जो होते हैं,
एल्केनिस्ट जितने थे यूरोप में, उनको बोला कि आप सोना बनाइए, किसी भी तरह से आप सोना डेवलप करिए, गोल्ड जो बहुत ही बहुमूल्य धातु होती। तो वहां के यूरोप के एल्केनिस्टों ने सोना डेवलप करना स्टार्ट किया। किसके जरिए? उन्होंने कहा क्या लिया, उन्होंने एक धातु ली जिसे हम कहते हैं मरकरी। मरकरी हिंदी में बोलते हैं पारा। मरकरी धातु उन्होंने ली और हिंदी में बोलते हैं पारा। अब पारा ही क्यों लिया? पारे से ही क्यों गोल्ड बनाया जाएगा? पारा ही क्यों लिया? तो पारा इसलिए लिया इन्होंने क्योंकि पारे का जो इलेक्ट्रॉन है, पारे का जो इलेक्ट्रॉन है, पारे में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है 79। पारे में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है 79 और गोल्ड में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 80। यानी कि पारे में और गोल्ड के डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस जो है वो एक नंबर का है, सिर्फ एक नंबर का। और इसी डिफरेंस को कम करने में, इसी डिफरेंस को भरने में, पारे में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए साइंटिस्टों ने बहुत मेहनत करी। लेकिन साइंटिस्टों को, यूरोप के एल्केनिस्टों को कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी नहीं मिली। तो मैंने आपको बताया कि यूरोप में जब एल्केनिस्टों को यह बोला गया कि आप सोना बनाइए, गोल्ड बनाइए, तो उन्होंने पारे को लिया। तो पारे में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है सोना बनने में, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का। पारे का इलेक्ट्रॉन होता है 79 और गोल्ड का होता है 80। इस एक इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए वहां के एल्केनिस्ट जुट गए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इसके जरिए हमें एक दूसरी कामयाबी मिल गई। क्या? ध्यान से सुनिए। कामयाबी क्या? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया, यूरोप ने बनाया, डिस्कवर किया। दूसरा क्या? HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, हमें नाइट्रिक एसिड मिल गया, HNO3 मिल गया। तीसरा HCl, हमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिल गया। यानी कि सोना बनाते बनाते हमें ये तीन चीजें मिल गई, एक सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा नाइट्रिक एसिड, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसके बाद क्या हुआ? जब ये तीन चीजें मिल गई तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ, क्योंकि हमें फ्यूल मिल गया भाई। यहां पर यूरोप में एक औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ। यूरोप में औद्योगिक क्रांति आ गई, इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलप होने लगी, क्योंकि हमें फ्यूल मिल गया, तरह तरह के एसिड मिल गए। हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया, हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया, हमें नाइट्रिक एसिड मिल गया। तो इस तरीके से तो यहां पर यूरोप में एक नई चीज का आविष्कार हो गया। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहली चीज, यूरोप के एक देश पुर्तगाली और स्पेनिश, मिल करके आपके गए साउथ अमेरिका। ये दोनों लोग, पुर्तगाली और स्पेनिश, और वहां पर साउथ अमेरिका में एक आपकी सिविलाइजेशन थी। आज से बहुत लाखों साल पहले एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी जिसका नाम था इक्का सिविलाइजेशन। इक्का सिविलाइजेशन। इक्का सिविलाइजेशन, ये इक्का सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जहां पर ये मान के चलिए कि सोने की नदी थी, गोल्ड रिवर जिसे कहा जाता है। यहां पर उठने बैठने की चीजें भी आपकी सोने की थी, जिसमें यहां तक कि बर्तन भी, खाना खाने वाले बर्तन भी सोने के थे। हर चीज यहां पर सोने की थी। यहां पर अथाह सोना था इक्का सिविलाइजेशन में, साउथ अमेरिका की। तो स्पेनिश पुर्तगाली यहां पर गए
और साउथ अमेरिका में जो इक्का सिविलाइजेशन थी उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया और पूरा सोना लेट करके ले आए। तो यूरोप इतना आज डेवलप क्यों है? लूट के पैसे से। यूरोप जो आज डेवलप इतना है वो लूट के पैसे से, इक्का सिविलाइजेशन से सोना ले आया और कहीं से ले आया सोना, मिस्र से ले आया, तो लूट के पैसे से यूरोप इतना डेवलप हुआ है। तो अमेरिका में आपका गोल्ड जो है उसमें अगर ज्वेलरी जो बनती है वो 14 कैरेट में बनती है, 14 कैरेट में आपकी अमेरिका में ज्वेलरी बनती है। यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में 18 कैरेट की ज्वेलरी बनती है, 18 कैरेट की, यूरोप में 18 कैरेट की। अरब में आपकी 21 कैरेट की ज्वेलरी बनती है, 21 कैरेट की। और भारत देश में, इंडिया में आपकी 22 कैरेट की ज्वेलरी बनती है। यानी कि अगर आप सोने की बात करें तो अमेरिका में 14 कैरेट का गोल्ड मिलता है और यूरोप में 18 कैरेट और अरब में 21 कैरेट, इंडिया में 22 कैरेट। ये कैरेट की बात करें। अब हम आते हैं भारत देश में। भारत देश में हम आए तो गोल्ड कहां कहां पाया जाता है। अब भारत देश की अगर हम बात करें तो गोल्ड हमारा कहां कहां पाया जाता है, इस बारे में जानेंगे। गोल्ड कहां पाया जाता है भारत देश में? तो भारत देश में सबसे पहले गोल्ड पाया जाता है आपका कर्नाटका में। कर्नाटका में कहां? केजीएफ, आपने जानते हैं अच्छी तरह से केजीएफ, हमारी केजीएफ मूवी भी आई थी। तो केजीएफ का फुल फॉर्म कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ का फुल फॉर्म कोलार गोल्ड फील्ड। तो केजीएफ यहां पर पाया जाता है हमारा। ये दुनिया की सबसे गहरी खादान है, केजीएफ दुनिया की सबसे गहरी खादान है, 3.5 किलोमीटर नीचे गहरी है। अब इस समय भारत सरकार ने इसको बंद कर दिया है। तो पहली बात सुनिए, भारत सरकार ने बंद कर दिया है। तो केजीएफ को तो भारत सरकार ने बंद कर दिया, कोलार गोल्ड फील्ड को बंद कर दिया था। अब यहां से सोना नहीं निकलता क्योंकि अब इतना गहराई तक यहां पर जा चुके हैं कि सोना निकलना मुश्किल है। अब कुछ ऐसे नए रिसोर्सेज हमें ढूंढने पड़ेंगे जिससे हम इतनी गहराई से यहां पर केजीएफ में, कोलार गोल्ड फील्ड में हम सोना निकाल सके। तो अब यहां से तो सोना नहीं निकल रहा, इस समय तो नहीं निकल रहा है फिलहाल। अब हम बात करते हैं कर्नाटक में एक और गोल्ड फील्ड है हमारी, हुट्टी गोल्ड फील्ड। दूसरी है हमारी हुट्टी गोल्ड फील्ड। हुट्टी गोल्ड फील्ड, यहां पर रोजाना 7 से 8 किलो सोना रोज निकलता है। 7 से 8 किलो गोल्ड रोज निकलता है, डेली निकलता है। 7 से 8 किलो गोल्ड यहां पर डेली निकलता है, हुट्टी गोल्ड फील्ड।